बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रख इसमें आतिफ वक्कास। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक अंडरस्टैंड करेंगे। इस पे अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले 1819 में ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्ज़र्व किया that current carrying conductor is surrounded by magnetic field। इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती। अब मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक ऑलरेडी नॉलेज मौजूद था। इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो चाइनीज़ जो है वो लोडस्टोन यूज़ करते थे, आयरन के ऑक्साइड्स, जो कि स्मॉल आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मौजूद था कि देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच कैन अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स एंड मैग्नेट्स का तस्वुर मौजूद था। लेकिन इनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है ताल्लुक़ पहली दफ़ा ओरस्टेड ने ऑब्ज़र्व किया 1819 में। एंड देन एम्पियर and और group of scientists like Biot-Savart इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्वांटिटेटिवली explained that बी जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा होती है, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा ये है कि डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब है तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी और दूर है तो वीक होगी। ये दो बातें फ़िलहाल आपने याद रखनी है इन लोगों ने। ये उनकी कंक्लूजन है। बाकायदा बायोट-सावर्ट लॉ भी मौजूद है, एम्पियर्स लॉ भी मौजूद है, लेकिन हम उसमें इतना दोनों में एक चीज़ देखते हैं कि करंट अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और अगर वो वायर के करीब है तब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। मैथमेटिकल फॉर्म इसका यूँ लिखा जा सकता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये कांस्टेंट है, आई डिवाइडेड बाई आर। और इसमें अब आप देख सकते हैं ये जो बी है, बी ये एक वेक्टर है और इसको क्या कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एंड जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है या उसकी इंटेंसिटी होती है, बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, या इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये एक वेक्टर है, कर्लिंग वेक्टर है, इट्स अ कर्लिंग वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड्स में एक बात आपको पता हो कि मैग्नेटिज्म में कोई मोनोपोल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड्स में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंगल पोल होता है, उससे फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। इस तरह नेगेटिव चार्ज भी अकेला हो सकता है, इसके अंदर फील्ड लाइंस जाती हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर कोई इस तरह मोनोपोल नहीं होता, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ होते हैं और ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ पोज होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। अब इन केस ऑफ करंट, यानी अगर हम इसका ऑरिजिन देखें ना मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का ऑरिजिन अभी मॉडर्न साइंस के मुताबिक तो दो तरह से हम इसको कह सकते हैं। एक तो है मूविंग चार्जेस, जब भी चार्ज मूव करेगा उस चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा इसका ऑरिजिन हम ये कह सकते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल इक्वेशंस के मुताबिक जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट हो तो वो तो चूँकि मोशन ऑफ चार्जेस होती है तो इसलिए उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैथमेटिकली उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये तरीका होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वायर है और यहाँ पर किसी पॉइंट पे
इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो इस वायर में लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई करंट है I और यहाँ का जो यहाँ से फासला है दैट इज़ R। सो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे I/R। इसमें यहाँ पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज़ कांस्टेंट एंड वी कॉल इट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में हमने परमिटिविटी की बात की थी, फ्री स्पेस की अपनी एक परमिटिविटी है दैट अफेक्ट्स द इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। सिमिलरली मीडियम की एक और एबिलिटी प्रॉपर्टी है जो दो मैग्नेट्स के दरमियान इंटरेक्शन को इफेक्ट करे या मैग्नेटिक फील्ड्स को इफेक्ट करे, उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम। वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है इसका मैथमेटिकल इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 4 पाई मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला किस चीज़ का यूनिट है ये भी बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे ये बता दूं कि एम्पियर लॉ भी मौजूद है, बायो-सावर्ट लॉ भी मौजूद है, दोनों से सेम रिजल्ट मिलते हैं जिस तरह कूलम लॉ है और गास लॉ है। लेकिन कूलम लॉ में ज़ाहिर आप जानते हैं वहाँ पर वेक्टर्स एडिशंस इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टू हैंडल एज़ कम्पेयर टू गास लॉ। गास लॉ इज़ मोर जनरल एंड ईजी टू बी अप्लाइड। Similarly, Bio-Savart law is a bit difficult to apply. It involves vector additions, things like that. But Ampere law is more easy. Ampere is a circular law. उसके अंदर हम simply जो है B डॉट डेल्टा L यानी स्केलर्स का सम लेते हैं, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन Ampere law is easier to use than Bio-Savart law and आपकी टेक्स्ट बुक में ये मौजूद है Ampere law। दोनों क्वांटिटेटिवली रिजल्ट्स वही देते हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके मैथमेटिकल रिलेशंस में, रिजल्ट्स में, लेकिन बहरहाल ये दो डिफरेंट रूल्स हैं। बी के यूनिट्स की अगर बात कर लें, एक तो ऐसा यूनिट इसका है दैट इज़ टेस्ला। टी इसके लिए सिंबल यूज़ होता है कैपिटल टी, और अदर यूनिट्स जो हैं इसको वेबर पर मिनट्स में भी लिखा जाता है, पर स्क्वायर मीटर। फ्लक्स डेंसिटी जैसे कि मैंने कहा, तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स अंडरस्टैंड कर लेंगे वहाँ पे इसमें मैं बात करूँगा वेबर पर स्क्वायर मीटर। और फिर इसमें स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं। गास इज स्मॉलर यूनिट ऑफ बी एंड इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक टेस्ला के अंदर 10,000 गास होते हैं, या 1 गास जो है 10⁻⁻⁴ टेस्ला की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको पता हो गास इज स्मॉलर यूनिट। और फिर ये तो किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमारे पास वायर की बजाय कॉइल होगा तो क्या होगा, और ये भी जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि हम एम्पियर्स सर्किट लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसमें इतना आपको बता दूं कि अगर किसी वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, कैलकुलेट करनी है, तो वो यूं होगी कि हम उस पूरी बात को, यानी वायर जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करनी है वहाँ पर एक लूप बना लेते हैं, एम्पेरियन लूप। ये इमेजिनरी लूप होता है, जिस तरह गाशियन सरफेस होता है बिल्कुल इसी तरह एम्पेरियन लूप होता है। उसमें एरिया होता है गाशियन सरफेस में और इसमें लेंथ होती है। तो एम्पेरियन लूप बनाते हैं, और किसी भी शेप की हो लेकिन क्लोज लूप हो। पार्टिकुलरली अगर वायर की बात है तो यहाँ पर मैं सर्कुलर लूप बना लेता हूँ, और उसके अंदर से हमें क्या करना है, उन सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो इस लेंथ के मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाता हूँ, और हर पार्ट के साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग होता है, वो हर लम्हा ऐसे टर्न हुआ होता है, तो इसलिए मैं जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है तब तक मैं एक लेंथ ले लेता हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे लेंथ्स लेके मैं पूरा लूप बनाता हूँ, और उन छोटे लेंथ्स में हर एक लेंथ की का मैग्नीट्यूड डेल्टा एल है, और उसके साथ जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इसके पैरेलल जो है वो बी है। इस तरह बी डॉट डेल्टा एल इसका, बी डॉट डेल्टा एल इसका, बी डॉट डेल्टा एल इसका, इन सारे बी डॉट डेल्टा एल को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, म्यू नॉट आई। सो दैट इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप
गाउस लॉ में चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस था, यहाँ पर करंट इनक्लोज बाय द लूप है। वहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, अगर आपको याद हो आपने इस तरह लिखा था, फ्लक्स लेफ्ट पे लिखा था, यहाँ पे मैं फ्लक्स नहीं लिख रहा, B डॉट डेल्टा L लिख रहा हूँ, ये एक और क्वांटिटी है। E डॉट डेल्टा A इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने लिखा था, और यहाँ पे लिखा था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस लॉ था। एम्पियर लॉ तकरीबन ऐसे है, लेकिन कुछ फ़र्क के साथ, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, उसके अराउंड जो है एरिया लेना पड़ता है, और जबकि एम्पियर लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ R होता है, तो इसके अराउंड लूप लेना पड़ता है। तो समेशन B डॉट डेल्टा L यानी उन सारे डेल्टा L को ऐड करें तो उससे लूप बन जाता है, उन सारे डेल्टा A को ऐड कर दें तो उससे सरफेस बनता है। तो एक को आपको समझ आए तो दूसरा भी समझ सकते हैं। ये दोनों तकरीबन स्ट्रक्चर में सेम है, लेकिन बहरहाल एम्पियर सर्किट लॉ ये है, और फिर इसको रीअरेंज करके उस फॉर्म में लाया जा सकता है। अगर मैं इस पूरे सर्किट की बात करूँ, B को इधर ही छोड़ दूँ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई समेशन डेल्टा L, तो वो सारे डेल्टा L मिलकर जो है पूरा सर्कल बनाते हैं 2 पाई R, सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ये भी मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये जो लॉ है इसको एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं। इट्स मोर जनरल दैन बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के भी यही रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यूज़ करने में डिफ़िकल्ट है। अब मैं एम्पियर्स लॉ को सॉलेनॉइड पे अप्लाई करता हूँ। सॉलेनॉइड क्या होता है? एक वायर को अगर आप स्प्रिंग की तरह इस तरह वाइंड कर लें, इसको सॉलेनॉइड कहते हैं। इसके दरमियान कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, और अगर आप न भी रखें तब भी ये एक सॉलेनॉइड है, और इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों होती है? जब इसमें करंट होता है तो ये इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, और फॉर एग्जांपल एक साइड से उसमें करंट इंटर होती है, दूसरी साइड से निकलती है। तो अगर इस साइड को मैं पॉजिटिव मान लूँ, इसको नेगेटिव मान लूँ, तो करंट जो है फॉर एग्जांपल ऐसे है, यानी अगर मैं इधर से देखूँ तो मुझे क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, तो इस वजह से उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। फ़िलहाल मैं इस फील्ड को अगर मैं अपने हिसाब से बनाऊं, बाद में आपको बताता हूँ तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा, लेकिन वो फील्ड इस तरह है। अगर मुझे क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है तो नॉर्थ दूसरी साइड पे है, यानी इस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और ये नॉर्थ होगा, और इस साइड से चूँकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर इंटर होंगी, ये इसका साउथ होगा। तो ये लेफ्ट पे साउथ है, राइट पे नॉर्थ है। अब मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एम्पेयर लॉ से पता चलता है। ये बिल्कुल अगर मैं सेंटर मान लूँ, ये बिल्कुल अगर सेंटर मान लूँ, तो सेंटर पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड B होती है। B बिकॉज ऑफ सॉलेनॉइड इज म्यू नॉट N I डिवाइडेड बाई L। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, L जो है लेंथ है सॉलेनॉइड की, और इन दोनों के रेशो N बाई L को हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नंबर डेंसिटी। तो हम यूँ लिख सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल n I, और अगर आप इसके अंदर कोई और मटेरियल इंटर कर लेते हैं तो फिर उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आप लिखेंगे, एंड ये आपके पास यूँ हो जाएगा। और अगर आप कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंटर करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ जो है अलाइन हो जाते हैं, उसके डाइपोल्स, और स्ट्रांग मैग्नेट होता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मज़ीद भी इन्हेंस किया जा सकता है। अब इसमें ये है, ये परमिएबिलिटी जो है ये परमिटिविटी की तरह नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती थी। परमिटिविटी में हमने पढ़ा था ना कि जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो फील्ड वीक हो जाती है, ये उससे मुख्तलिफ है। अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं ना, तो इससे मैग्नेटिज्म इन्हेंस हो जाएगी। और फिर किस पॉइंट पे, ये बिल्कुल सेंटर पे मैंने कहा कि इसकी ये फील्ड होती है B, बिल्कुल एजिस पे, एंड्स पे जो है ये B/2 होती है, इधर भी और इस एंड पे भी। आउटसाइड जो है किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक करूँ तो ये ऑलमोस्ट 0 होती है आउटसाइड, इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन कॉर्नर्स पे 1/2 म्यू नॉट N I, और बिल्कुल मिडल पे म्यू नॉट N I, ये सॉलेनॉइड की वजह से। अब अगर इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए कि B की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए सिंपल रूल है, राइट हैंड ग्रिप रूल। यानी उस वायर को रिज्यूम करें जैसे आपने उसको राइट हैंड में ग्रिप किया है,
थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन आपको बताएगा, और करंट जो है हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल एज्यूम करें, कन्वेंशनल करंट एज्यूम करें, इलेक्ट्रिक करंट एज्यूम करें। जबकि कर्ल फिंगर जो है, कर्लिंग फिंगर्स, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे इस तरह। तो आप ये इसको ऐसे बना सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल थंब है, और यूं आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये कोई वायर है। अब थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन में है, जबकि कर्लिंग फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ें तो करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड सर्कुलेट करता है। तो अगर मैं एक सिंपल सा और रूल बताऊं जो मैं खुद यूज़ करता हूं, एंड दैट इज़ करंट के साथ साथ जाओ, राइट पे क्रॉस बनाओ। देखिए, जब भी आप ये रूल अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है आप के पास पेज होगा, पेपर पे करेंगे तो आप यूँ करें कि पेज पे इस तरह से वायर ड्रा कर लें जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड मैंने शो की है। तो करंट के साथ साथ जाएंगे और राइट पे क्रॉस बनाएंगे, ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे डॉट होगा। क्रॉस क्या है? क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज, यानी फील्ड लाइंस पेज में इंटर हो रही हैं, और डॉट का मतलब है आउट ऑफ पेज, बाहर निकल रही है। तो एक इनटू द पेज होता है, एक आउट ऑफ द पेज होता है। इसको इनटू द पेज को हम क्रॉस से शो करेंगे, आउट ऑफ द पेज को डॉट से शो करेंगे, क्योंकि एरो जब दूर जाता है पीछे पर नज़र आते हैं, तो आपसे अवे जाता है, आपकी तरफ आता है तो डॉट नज़र आता है। तो ये तरीका आपने करना है। तो क्रॉस का दूसरा मतलब है साउथ, क्योंकि इसके अंदर फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं। डॉट का दूसरा मतलब है नॉर्थ, क्योंकि इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो ये अगर लाइन ऑफ ये इस तरह करंट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो फिर तो ये बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये सर्कल है, ऐसे है, और उसमें क्लॉकवाइज करंट है, तब भी आप करंट के साथ साथ जाएंगे तो अंदर क्रॉस होगा, बाहर डॉट होगा। अंदर क्रॉस का मतलब है साउथ, तो इसलिए जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा तो आपकी तरफ का जो सरफेस है वो क्रॉस होगा, यानी साउथ होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट है, ये तरीका है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो फिर आप करंट के साथ साथ जाएंगे तो राइट पे क्रॉस होगा, अंदर डॉट बनेगा। अंदर डॉट बनेगा तो इसका मतलब है अंदर नॉर्थ होगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको जो है आपकी तरफ वाली साइड जो है उस वायर की वो नॉर्थ होगी। तो यहाँ पे मैंने यही बात की थी, सोलेनॉइड में ये बहुत से इस तरह के गोल गोल रिंग्स हैं या बहुत से टर्न्स हैं। तो हर एक टर्न में अगर मुझे इधर से क्लॉकवाइज नज़र आता है, ऐसे करंट जा रहा है, तो इसका मतलब है मेरी तरफ साउथ है, उस दूसरी साइड पे नॉर्थ है। इनसाइड द सोलेनॉइड करंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। और ये बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। बार मैग्नेट जो है बाहर तो ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में इंटर होती हैं, लेकिन इनसाइड जो है ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। बिल्कुल इसी तरह सोलेनॉइड भी इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो अंदर ये सीन होता है। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन अमूमन इस तरह आते हैं, वो कहते हैं कि जी नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए गए, सोलेनॉइड को क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो गया। तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा किए हैं, लेंथ चेंज नहीं की, तो बेशक वो डबल हो जाएगी, लेकिन लेंथ भी साथ डबल की जाए तो फिर ओवरऑल इफेक्ट नहीं होता। लेंथ भी डबल हो, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ स्मॉल n है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये ज़्यादा करने से आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और वीक कर सकें। बाकी डायरेक्शन की ये दो सिंपल रूल्स बता दिए। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें इसके मुताबिक बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।